सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि चुनाव आयोग पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भरोसा क्यों नहीं है। जनता देख लेगी, चुनाव होगा तब देखा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि शिंदे जी अब ये जब चुनाव होंगे तब जनता डायरेक्टली कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना पार्टी रही, शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे के पास जा चुका है। यहाँ पर उनकी यही शर्त है कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ। जैसा कि शिंदे ने कहा था कि एक व्यक्ति कई पार्टी नहीं हो सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक व्यक्ति से ही पार्टी बनी थी तो एक व्यक्ति ही पार्टी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी? अब ऐसे सवाल आप शायद नहीं सुन पाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार खतरे में है, एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है। ये तमाम सवालों पे अब मिट्टी डल गई है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो अब इन सवाल उठना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो ताकत थी वो अब ख़त्म हो गई है, जो आदित्य ठाकरे की ताकत थी वो अब कमज़ोर हो गई है, जो संजय राउत की पावर थी वो अब बर्बाद हो गई है। क्योंकि चुनाव आयोग के एक फैसले ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को हिला कर रख दिया। उनकी जो मुसीबतें थी वो सब खत्म हो गई है और अब ये पूरी तरीके से तय हो गया कि महाराष्ट्र में जब तक सरकार रहेगी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चलता रहेगा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। और शरद पवार, संजय राउत, ये तमाम लोग जो कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, जल्दी ही गिर जाएगी, क्या अब ऐसे सवाल उठने मुश्किल हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है जिस पर अब चर्चा करेंगे। ऋतिक मेरे साथ मौजूद हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है। ये तमाम चीज़ें कैसे देख रहे हैं? क्या अब ये सवाल अब हम लोग को सुनने को मिलेगा कि भाई सरकार गिर जाएगी, कुर्सी खतरे में है, एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे साथ? क्या पूरी तरह से अब इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार में जो राजनीति देखी गई वो कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत हुई। महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अगर एक तरफ देखें आप तो जो शिंदे गुट के समर्थक हैं वो भी लगातार सड़कों पर जो है लगातार डांस भी कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि चुनाव आयोग पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भरोसा क्यों नहीं है। चुनाव आयोग ने तमाम जांच पड़ताल की, तमाम चीज़ों को समझने के बाद एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे और ये निर्णय जाहिर है स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एक स्वतंत्र एजेंसी चुनाव आयोग को माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे इस चीज़ को सही नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि जनता देख लेगी, चुनाव होगा तब देखा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि शिंदे जी अब ये जब चुनाव होंगे तब जनता डायरेक्टली कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका है और अगर यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं तो उद्धव ठाकरे को हार का भी सामना मुझे लगता है करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। अब देखिए, एक सवाल है जो मैं प्रांशी जी से समझना चाह रहा हूँ और वो बहुत इसलिए क्योंकि वो हमेशा से महाराष्ट्र की सुर्खियों पे नज़र बनाए रखती हैं और सियासत पे भी। जो महाराष्ट्र में हुआ है, क्या ये एक किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है? उद्धव ठाकरे आगे राजनीति में रहेंगे या वो भी छोड़ देंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनका वर्चस्व रहा वो एक तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना पार्टी रही, शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे के पास जा चुका है। यहाँ पर उनकी यही शर्त है कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से वही वर्चस्व मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उस शर्त को मानेंगे नहीं और कहीं ना कहीं यहाँ पर शरद पवार का साथ उनके साथ अब भी रहेगा। लेकिन राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, कब वह बाजी पलट दें ये हमें वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो मैं समझना चाह भी रहा था प्रांशी, वो सवाल सबसे बड़ा ये है, शरद पवार भी कहते थे कि बहुत जल्द सरकार गिर जाएगी, संजय राउत भी कहते थे, उद्धव ठाकरे बाबूजी भी कह रहे थे, हालांकि अभी आज होश में नहीं है। क्या अब ये सवाल उठना कि कुर्सी खतरे में, ये तमाम चीज़ें अब मान लिया जाए कि अब खत्म हो जाएगी? जाहिर सी बात है, जो बयानबाजी उनकी तरफ से थी अब वो बयानबाजियों पर कहीं ना कहीं अब एक तरीके से देखा जाए तो बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है चुनाव आयोग के फैसले के बाद। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की, शायद एकनाथ शिंदे को ये बात बखूबी पता थी कि वह कितने हद तक सही है और उनके समर्थन में फैसला कितने हद तक आएगा। और आगे भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके समर्थन में देखा जा सकता है, क्योंकि याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है। अब तक तो यही फैसला नहीं क्लियर हो पाया है कि आखिरकार 5 जजेस की संवैधानिक पीठ फैसला करेगी या फिर 7 जजेस की, और बार बार तारीख पर तारीख बदली जा रही है। और शिंदे गुट के नेताओं का यही दावा है कि कहीं ना कहीं 4 से 5 साल तक ये मामला टलेगा ही टलेगा। और ऐसे में देखा जाए अगर मामला टलता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली सी बात है साल 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे और उन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को फिर आगे देखा जाएगा। तो उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व खत्म हो चुका है और एकनाथ शिंदे की जीत एक बार फिर
से तय मानी जा सकती, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि छोटे से छोटे चुनाव हों, बड़े से बड़े चुनाव हों, लेकिन अगर यहाँ पर एक भी विधायक उनका हारता है तो वह राजनीति ही छोड़ देंगे। उन्होंने ये बड़ी बात कही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे यहाँ पर पूरे तौर से फुल कॉन्फिडेंस से यही बात कर रहे हैं कि सारे चुनाव में वह जीत हासिल करेंगे। तो ये बात अब साफ हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे आने वाले समय में भी जीत हासिल करेंगे। पीएम मोदी के साथ जो उनकी तस्वीरें सामने आई जब वह मुंबई दौरे पर पहुंचे, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की मेहरबानी अब उन पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मेहरबानी है कि आज उद्धव ठाकरे को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे एक चीज़ समझ ले रहे हैं कि दीपक, इसको कैसे देखा जाए कि अब उद्धव ठाकरे किस उम्मीद से और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हालांकि पवार ने उनको नसीहत भी दी है। दोनों मसलों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि एक जो चुनाव आयोग से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज कराई गई थी, अगर उस पर फैसला हो जाता तो शायद हकीकत सामने आ जाती कि जो योग्य और अयोग्यता का मामला है वो भी सबके सामने दूध और पानी की तरह साफ होता। लेकिन उस पर पहले फैसला नहीं हुआ, पहले शिवसेना पर फैसला हो गया। ये भी अच्छी बात है कि चलिए कम से कम सरकार में कामकाज तेजी से हो रहे हैं। भले ही चुनाव आयोग का फैसला पहले आ गया, कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, वो बात की बात है और मामला टलता भी जा रहा है, क्योंकि 7 जजों की बेंच की मांग की थी। अब आपने उद्धव ठाकरे की मांग की बात करी कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो इसलिए जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, दलीलें हैं उनके पास, वो सबूत हैं, वो पक्ष भी है, वो पदाधिकारी नेताओं के हस्ताक्षर भी जो उनके समर्थन में थे। बात यह आती है कि अगर जैसा कि शिंदे ने कहा था कि एक व्यक्ति कई पार्टी नहीं हो सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक व्यक्ति से ही पार्टी बनी थी तो एक व्यक्ति ही पार्टी हो सकता है, और वो मेरे पिता की विरासती पार्टी उन्होंने मुझे सौंपा था। अब उसका कोई सबूत लिखित नहीं हो सकता, क्योंकि जब किसी का निधन हो रहा तो वो लिख कर नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, अचानक से होता जो कुछ होता, पता होता शायद लिख जाते। क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की एंट्री पार्टी में हुई थी, पहले फोटोग्राफी फील्ड में थे, उसके बाद वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर सबने देखा कि उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। शिंदे तो बाद में यहाँ पर चर्चाओं में आया, उससे पहले राज ठाकरे का नाम था इस कुर्सी पर, लेकिन राज ठाकरे ने भी यहाँ पर कह सकते हैं मौका छोड़ दिया और यहाँ पर कह सकते हैं शिंदे की दावेदारी मजबूत हो रही थी। लेकिन फिर उद्धव ठाकरे की एंट्री अचानक से हुई। उद्धव ठाकरे की माँ और उनके पिता दोनों चाहते थे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं, लेकिन शिवसेना का जरूर यहाँ पर हकदार बने, उनकी रगों में शिवसैनिक का खून है, तो ये बातें साफ रखी। उद्धव की सोच गलत नहीं थी 2019 में, वो ये चाहते थे कि अगर महाराष्ट्र की सीएम कुर्सी दांव पर है तो मुख्यमंत्री शिवसैनिक क्यों ना बने, हर बार आप बीजेपी से ही क्यों बने, हर बार फडणवीस क्यों बने। तो शिंदे को यहां पर समर्थन करना चाहिए था, ना कि खिलाफ जाना चाहिए था। अगर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन 2019 में हुआ तो क्या 2.5 साल से सो रहे थे? 2.5 साल तक कहां थे वो सारे मंत्री जो आज आवाज उठा रहे हैं कि वो गलत था जो कुछ भी हुआ? उन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना काल के जाने का इंतजार किया, फिर उसके बाद उनको यहां पर, और ये बात पहले ही सबको पता चल चुकी थी कि आज सीएम पद छिनाए, कल अध्यक्ष कुर्सी चुनेगी, परसों हो सकता है कि महाराष्ट्र बीएमसी में भी जो उनका अच्छा खासा दबदबा है उद्धव ठाकरे परिवार का, वो भी छिनता नजर आए। तो वो सारी चीज चलती रहेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि बीजेपी ये सब के पीछे एक बड़ा हथकंडा है और शिंदे तो बस उनका एक प्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दीपक, की बहुत बड़ी बात जो एक लगी उसी से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो बात ये रही कि देखिए दरअसल वाकई में पैसा एक ऐसी गंदी चीज़ है जो गलत को सही और सही को गलत साबित कर देती है। और हम सब ने महाराष्ट्र की सियासत में पैसे का खेल देखा, खोखे का आरोप कैसे लगा ये भी हमने देखा। बिल्कुल सही बात है, 6 दशकों से जो बाला साहब ठाकरे बचा कर रख रहे थे शिवसेना को, वो आखिर आज ख़त्म हो गया और वो शिंदे के नाम पर चला गया। कई चीज़ें नाम के लिए लोग अपने आप को कुर्बान कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सही बात कहा दीपक ने कि अगर बाला साहब ठाकरे के सही में अगर वो मुरीद होते, वाकई में उनके खून में होता, तो भाई आप तो किसी भी के साथ रह के कर सकते थे। लेकिन दरअसल आपको सत्ता की मलाई चाहिए था, कुर्सी भी का भी मजा चखना था, और वो बिना बीजेपी के आशीर्वाद के आप नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे के पास ना तो शिवसेना है, ना ही उनके पास अब कुर्सी बची है। हालांकि इस बीच में हमारा आप देख रहे हैं बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, शरद पवार की नसीहत भी आ गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उद्धव ठाकरे के पास अब ना तो कुर्सी बची जो आपने पहले ही देखा, और नहीं अब उसके पास शिवसेना बची। अब उनका अगला कदम क्या होगा? हालांकि कोर्ट जाने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन ये मामला चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब मुझे लगता है कि बीजेपी और शिंदे गुट की जो एक गठबंधन है वो लंबे समय तक कब्जा करने वाली। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SP9 न्यूज़। नमस्कार।